गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में इस चैप्टर का अब आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है समस्थानिकों के उपयोग। हमने समस्थानिक और समभारिक दोनों के बारे में पढ़ा था। समस्थानिक वो तत्व होते हैं, यानी कोई तत्व है उस तत्व की जिनकी परमाणु संख्या तो सबकी समान होती है, लेकिन उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस तरह के जो परमाणु होते हैं उन्हें कहा जाता है उस तत्व का समस्थानिक। एक हमने पढ़ा था समभारिक। समभारिक क्या होता है, मान लीजिए अलग अलग तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो योग होता है, यानी उनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है बराबर। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे के समभारिक होते हैं, उन्हें समभारिक कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे समस्थानिकों के उपयोग की। कहाँ कहाँ इन समस्थानिकों का उपयोग होता है। यहाँ पे आपको मैं 3 तत्व बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। एक लिखा है यूरेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन। इन तीनों का ही उपयोग कहाँ होता है। यूरेनियम की अगर हम बात करें, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टियाँ के अंदर, ठीक है। और जो सेकेंड क्या आ रहा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है इसका उपयोग होता है कैंसर जो बीमारी है उस बीमारी के इलाज के अंदर कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही थर्ड पे आ रहा है आपके आयोडीन। तो जो आयोडीन है, आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका उपयोग किया जाता है घेंगा जो रोग होता है इसके इलाज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मैंने अलग अलग तत्व लिखे हैं और इन तत्वों को कहाँ उपयोग किया जाता है इनके समस्थानिकों का। तो यूरेनियम, कोबाल्ट और आयोडीन, ये 3 समस्थानिक दे रखे हैं। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, परमाणु भट्टियों के अंदर। कोबाल्ट का जो समस्थानिक है उसका उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। और जो आयोडीन है इसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है घेंगा जो रोग होता है जिसका एक और नाम भी है गलकंड रोग, और इसी का एक और नाम है गोइटर रोग। तो ये तीनों घेंगा, गलकंड, गोइटर, ये तीनों एक ही रोग के नाम हैं। इस रोग के इलाज के अंदर आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो चैप्टर 4 था हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। आज हम इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टॉपिक्स के बीच में, वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो इसमें आपके क्वेश्चन आ रहा है पेज नंबर 58 पे। क्वेश्चन है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे। देखो 3 तत्व दे रखे हैं। एक तो दे रखा है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। इन तीनों की परमाणु संख्या से हम इनकी संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। हमें पता है कि क्लोरीन आता है आवर्त सारणी पे 17 नंबर पे, सल्फर आता है 16 नंबर पे और मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे। और ये नंबर हमें कैसे पता चले, तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व हैं वो आप लोगों को याद करने हैं कंटिन्यू। जिस तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उतने नंबर पर ही रखा गया है। क्लोरीन 17 पर है क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन है। सल्फर है 16 नंबर पे क्योंकि इसमें 16 प्रोटॉन है। और मैग्नीशियम आवर्त सारणी में 12 नंबर पे आता है क्योंकि इसमें 12 प्रोटॉन है। तो ये जो प्रोटॉनों की संख्या जो होती है इसे कहते हैं परमाणु संख्या। प्रोटॉन की जो संख्या होती है इसे परमाणु संख्या कहा जाता है। और क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम इन तत्वों की परमाणु संख्या के आधार पर हम इनकी संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको दोबारा से जो वर्ड आ रहा है संयोजकता, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या होती है संयोजकता, कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने लास्ट कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है या उस कक्ष को पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रखना चाहता है। और ऐसा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने कक्ष इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या फिर क्या करता है, ग्रहण करता है या फिर साझा करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो परमाणु त्यागेगा या ग्रहण करेगा या साझा करेगा तो वो संख्या जो होती है उसे कहते हैं संयोजकता। तो क्लोरीन आ रहा है 17 नंबर पे। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8, 17 नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। इसका मतलब 17 प्रोटॉन और 17 ही क्या हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन। तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं पहले कक्ष में। दूसरे कक्ष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 17 हैं। अब बचे 7 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे में हो गए 7। ऐसे ही जो सल्फर है इसमें 16 है, तो 16 प्रोटॉन है। 16 प्रोटॉन का मतलब होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 16 होंगे। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 और हमारे पास कितने हैं, 16। तो 6 आ जाएंगे इसमें। ऐसे ही मैग्नीशियम है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और बचे कितने, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट कक्ष में। अब देखो क्लोरीन का लास्ट कक्ष है ये, सल्फर का लास्ट है ये और मैग्नीशियम का लास्ट कक्ष है ये। क्लोरीन के लास्ट कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन त्यागी, इससे अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले। इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी, -1।
यहाँ पे जो माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना और प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए -1। सल्फर है, लास्ट कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, ठीक है। तो ये कितने लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लेते हैं इसके 8 पूरे हो जाएंगे, ये हो जाएगी -2। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम है, इसकी लास्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले किसी दूसरे परमाणु से, तो 6 और 2 हो जाएंगे 8, या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे ताकि इसका पहला कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मिले। तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन उसको कोई भी नहीं देगा दूसरा परमाणु, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देगा, इसीलिए इसकी संयोजकता हो जाती है +2। तो जो है क्वेश्चन आपका है क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम जो है इनकी परमाणु संख्या के आधार पर हम इनकी संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी संयोजकता निकाली है। कैसे, परमाणु संख्या का मतलब होता है कि उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्ष में रख दो और लास्ट जो कक्ष होता है उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम है तो वो हो जाएगी माइनस में, और अगर लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो संयोजकता हो जाएगी प्लस के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की संयोजकता निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है, पेज नंबर आपके है पेज नंबर 59 पे। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, देखिए आप यहाँ पे, यदि कोई परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन दे रखा है आपके, कोई परमाणु है X, हमें नहीं पता कि ये क्या है, इसका नाम हमें नहीं दे रखा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 है, और इसके अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी है 8। तब हमें ज्ञात करना है परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। तो आप लोगों को सबसे, कोई परमाणु है, कोई तत्व है X, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, हमें इसका नाम नहीं पता है। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि इसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बार बार एक ही चीज़ में रिपीट कर रही हूँ, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या होती है किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु संख्या। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, तो परमाणु संख्या कितनी होगी इसकी, 8। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु का आवेश क्या होगा। आवेश का मतलब है इसकी संयोजकता क्या होगी। इसमें 8 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन है 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले कक्ष में, बचे कितने, 6। दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन हमारे पास तो 6 ही हैं, तो 6 आ गए इसमें। अब लास्ट कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमने बता दिया। अब अगर एक क्वेश्चन अगर हम और ऐड कर दें कि इस तत्व का नाम बताइए, तो तत्व का नाम क्या होगा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी में 8 नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, तो इस तत्व का नाम होगा ऑक्सीजन। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी टेबल दे रखी है, इस टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन की और सल्फर की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल। तो आप ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं वो दोनों देख लीजिए। प्रोटॉन की संख्या आप डैश करके लिख दीजिए, उसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या लिख दीजिए, और उन दोनों का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा उसकी द्रव्यमान संख्या। तो देखिए अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 8। तो आपको इस तरह से करना है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, ये होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे मैं P और N के द्वारा इसको लिख रही हूँ, आपको पूरा कंप्लीट लिखना है। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन में और 8 ही न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितना हो गया, 16। ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ऐसे ही सल्फर की पूछी है, तो सल्फर में कितने हैं, 16 प्रोटॉन है और 16 ही न्यूट्रॉन है, तो 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन कितने हो गए, 32। तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 32। तो इस तरह से आज जो आपको है होमवर्क में पेज नंबर 58 पे जो एक क्वेश्चन दे रखा है और पेज नंबर 59 पे जो 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और चैप्टर 4 के जो बाकी की जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।